वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ जीएस की और जीएस में आज हम लगाएंगे पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट। ठीक है, टोटल 140 क्वेश्चन का। ठीक, इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसके लगाएंगे और ये जो हमारी क्लास रहेगी ये बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगी। तो आप दोनों में ही, चाहे आप हिंदी माध्यम के हैं या अंग्रेजी माध्यम के हैं, दोनों के लिए ही ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें से आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, गेराल्ड डांगियर को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा, 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। तीसरा, सन 1639 में फ्रांसिस डे ने चंदगरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां किलेबंद कोठी बनाई। और चौथा, सर टॉमस रो 18 सितंबर 1665 को अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचे। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आंसर करता हूं मैं इसका। देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। ये सारे के सारे ठीक है, यानी 1 2 3 4 इसमें से सभी सही होंगे। पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुशीलन समिति के बारे में आपको बताना है। अनुशीलन समिति, क्वेश्चन नंबर 2। इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का प्रचार किया। ये बात बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसके 2 भाग थे। पहला ढाका अनुशीलन समिति जिसका केंद्र ढाका था और दूसरा जुगांतर समूह जिसका केंद्र कोलकाता में था। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा, इसका गठन राजा राम मोहन राय के विचारों, लेखों और भाषणों से हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा राम मोहन राय का क्या लेना देना इससे, ये तो क्रांतिकारी विचारधारा के हैं। और इसका गठन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से प्रेरित था। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रास बिहारी बोस के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, रास बिहारी बोस। देखो फर्स्ट देखिए, रास बिहारी बोस ने 1942 में औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता की। दूसरा, इंडियन नेशनल आर्मी के विचार सबसे पहले मलाया में मोहन सिंह ने दिया था। तीसरा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन मार्च 1942 में टोक्यो जापान में किया गया। चौथा, बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इनमें अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से सही हैं, तो देखो ये सारे के सारे ठीक हैं। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इनको एक बार देख लेना, एग्जाम में ये आ सकते हैं, कोई गलत नहीं है इनमें से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1906 में लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद द्वारा स्थापित भारत माता सोसाइटी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही बात है। दूसरा, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है ये। महात्मा गांधी से मतभेद हो जाने के कारण उनको अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो अध्यक्ष का पद संभाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये भी मैंने आपको बताया था। और देखो तीसरा स्टेटमेंट वही है कि राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये भी ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही इसमें ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। ठीक है। दूसरा, आज़ादी से पहले आखिरी अधिवेशन जयपुर अधिवेशन 1946 में आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
दूसरा स्टेटमेंट ये है। और तीसरा, 1857 के विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हर्से बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं ये आपको बताना है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को मुख्यालय बनाया, सही बात है। और 1857 के विद्रोह के समय सर जॉन बेनेट हर्से बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे, जहां पर यह विद्रोह शुरू हुआ। आज़ादी से पहले जो आखिरी अधिवेशन था उसके अध्यक्ष तो आचार्य JB कृपलानी थे, लेकिन ये अधिवेशन जयपुर में नहीं हुआ था, ये मेरठ में हुआ था, ध्यान रखना, ये मेरठ अधिवेशन है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वर्ष 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। ये बात बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। रॉबर्ट मार्टिस बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1792 में पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। और तीसरा, होल्ट मैकेंजी ने बंगाल में माहलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक, देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को पहली बार 1792 में पश्चिम बंगाल में जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। पश्चिम बंगाल में नहीं, इसको पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में लागू किया गया था, ध्यान रखना, 12 महल। और करने वाला जो व्यक्ति था जिसने इसको लागू किया वो था कर्नल रीड, ये भी ध्यान रखना। तो 12 महल में, मद्रास के 12 महल में कर्नल रीड के द्वारा इसको पहली बार लागू किया गया था। तो दूसरा इसमें गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए 1886 में एचिसन आयोग का गठन किया गया था। क्या यह विकल्प सही है? दूसरा देखिए, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बेलगाम में आयोजित किया गया था। तीसरा, वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। और डी इनमें से कोई नहीं, आपको सही बताना है। तो सही की हम बात करेंगे तो केवल ऑप्शन ए ही इसका सही है, बाकी सब गलत है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण जो अधिवेशन था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, सही है, बट ये बेलगाम में नहीं हुआ था। ध्यान रखना, जो पहला गांव में जो अधिवेशन हुआ वो था फैजपुर। तो गांव में जो अधिवेशन पहली बार हुआ है वो फैजपुर है, याद रखना। इसके अलावा वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई नहीं। ये जिस वायसराय के समय में हुई है उस वायसराय का नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय पे हुई है, यहाँ पे दे रहा है लॉर्ड रिपन, तो दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, केवल ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक तरफ संधि दी हुई है और एक तरफ मतलब बहुत सारी घटनाएं हैं हिस्ट्री की जो एक साथ यहां पर दी गई है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बसीन की जो संधि है साथियों ये हुई है 1802 में, और बसीन की संधि के समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। दूसरा,
ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ठगी प्रथा का अंत हुआ है 1830 में, दूसरा सही है। 1833 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया है। बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही आया है। ठीक है। पेशवा की पेंशन की समाप्ति करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। तो देखिए, पेशवा की पेंशन जो समाप्त की गई है 1853 में की गई है, और लॉर्ड डलहौजी का समय है 1848 से 1856, यानी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और बाकी गलत है। ऑप्शन बी, पहला वाला जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक तरफ कुछ घटनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ जो है किस गवर्नर के समय पे हुई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप अगर ध्यान से देखो तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए, फोर्थ मैसूर जो युद्ध हुआ है, चौथा मैसूर युद्ध जो है वो हुआ है 1799 में, और उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो, बंग विरोधी आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया। तो ये बात बिल्कुल सही है, 1905 में हुआ था ये, और उस समय वायसराय जो है वो लॉर्ड मिंटो सेकंड था। ये बात सही है। तीसरा, पुलिस विभाग कृषि एवं वाणिज्य विभाग की जो स्थापना है ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे हुई है? नहीं, इसको तो हमने अभी ऊपर ही देखा। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना जो है वो मेयो के समय में हुई है, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो ये भी गलत है। ठीक। और चौथा, पुलिस विभाग का गठन लॉर्ड मेयो के समय पे हुआ है? नहीं, पुलिस विभाग का गठन हुआ है साथियों 1861 में, याद रखना। और उस समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग के समय पे पुलिस डिपार्टमेंट बना है, यहाँ पर दे रहा है मेयो, तो ये भी गलत है। यानी इसका केवल ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक तरफ दिया हुआ है यहाँ पर कुछ राजवंश, दूसरी तरफ उनका समय दिया हुआ है। शुंग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश या नंद वंश। सही मिलान आपको करना है। देखो, बाकी कुछ पता हो ना हो, बट मौर्य तो इंपॉर्टेंट है, और मौर्यों के बाद देखिए शुंग भी इंपॉर्टेंट है ना। तो कम से कम इन दो के बारे में तो जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको सब बता देता हूं। शुंग जो डायनेस्टी है, शुंग जो वंश है, इसका जो समय है वो है 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखना, सही है पहला। हर्यक जो है ये है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी 4। मौर्य जो वंश है ये है 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक है। और नंद जो वंश है वो है 345 से 321 ईसा पूर्व। ये इसका करेक्ट मैच हो गया। आप इसको मिला लीजिए, आप जब मिलाएंगे तो ऑप्शन निकल के आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनको क्रम से हमें लगाना है, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में हमें लगाना है। तो पहला है विक्रम संवत का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ विक्रम एरा। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ है ये हुआ है 57 बीसी में। अशोक द्वारा कलिंग की विजय की गई है 261 बीसी में। भारत पर सिकंदर का जो हमला हुआ है ये हुआ है 327 326 बीसी में। और शक संवत स्टार्ट हुआ है 78 ईस्वी में। अब आपको इन्हें क्रम से लगाना है। तो क्रम से जब आप लगाओगे तो सबसे पहली घटना कौन सी आएगी? सबसे पहली घटना आएगी तीसरी। तीसरी के बाद जो घटना आएगी वो आएगी दूसरी 261। 261 के बाद आएगा क्या? 57। और 57 के बाद आएगा 78। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, हाँ, इतना तो मैं समझता हूँ आप लोग जानते होंगे कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। ये जानते हैं कि नहीं? ईसवी और ईसा पूर्व, इन दोनों में क्या अंतर है ये तो कम से कम आप जानते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से सेल्यूकस की पराजय, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक और वल्लभी की परिषद में जैन साहित्यों का संकलन। प्रश्न नंबर 13 आपको बताना है। तो देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया है 630 से 643 ईस्वी में। ठीक, चंद्रगुप्त के हाथों से सेल्यूकस की हार हुई है 305 बीसी में। ये ईसवी है, ये ईसा पूर्व है। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ है 313
ईसा पूर्व में, BC में। और वल्लभी की परिषद में जैन साहित्यों का संकलन हुआ है 512 ईस्वी में। तो ये BC है यानी ईसा पूर्व है, ये भी BC है, और ये दोनों पहला और चौथा ईस्वी है। अब इन्हें क्रम से हमें लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा तीसरा, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, तीसरा आएगा, क्योंकि सबसे पुराना यही तो है 313 BC। तो सबसे पहले 313 BC, उसके बाद 305 BC, उसके बाद 512 ईस्वी और फिर 630 ईस्वी, इस तरीके से आएगा। यानी सबसे पहले चौथा, चौथे के बाद दूसरा, फिर सॉरी सबसे पहले चौथा नहीं, सबसे पहले तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद तीसरा, मतलब पहला ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता अत्रि हैं। ठीक, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता गृत्समद है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता वामदेव हैं और ऋग्वेद के पांचवें मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो सही है इसमें केवल ऑप्शन सी, याद रखना, ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता वामदेव है, बाकी सब गलत है। देखो, ऋग्वेद के जो दूसरे मंडल के रचयिता हैं वो कौन है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल के रचयिता हैं ये वाले, ठीक है, गृत्समद। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो रचयिता है वो है विश्वामित्र, ध्यान रखना। चौथा मैंने आपको बता ही दिया। और पांचवें मंडल के रचयिता है अत्रि। ठीक, ये जो पहले वाले हैं जो यहाँ लिखे हैं ये पांचवें मंडल के रचयिता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, इसमें केवल तीसरा ही सही है। 15 देखिए, कृषि के पुनरुत्थान के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण देने की प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की, जिसे तकावी कहा जाता था। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, दूसरा, मोहम्मद शाह रंगीला 1720 ईस्वी में सवाई मिर्जा जयसिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की पदवी दी। देखो, इनमें से बताना है कौन कौन से करेक्ट है। तो देखो, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये बात सही है। ये प्रथा शुरू की थी MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दूसरा स्टेटमेंट के मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पे जजिया जो है फाइनली खत्म हो गया, ये भी सही है। और तीसरा जो यहाँ पर कह रहा है कि MBT ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी, नहीं। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के समय जो दिल्ली सल्तनत पर शासक था और जिसने हमला भी किया था रामचंद्र देव के ऊपर, वो था अलाउद्दीन खिलजी। वो अलाउद्दीन खिलजी था, वो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। ठीक है, तो इसका जो गलत जवाब है वो 2 वाला गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। तीसरा गलत है, तीसरे में MBT दे रहा है, बल्कि होना चाहिए मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। शाह वली उल्लाह ने कुरान का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 16। दूसरा, रज्मनामा हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद है। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। और चौथा, प्रशासनिक रूप से एकता की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। तो इनमें आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट है, कौन कौन सा करेक्ट है। देखिए, शाह वली उल्लाह ने कुरान का फारसी में अनुवाद किया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखना, सही है ये। रज्मनामा हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी में अनुवाद है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में 23 प्रांत थे, ये भी सही है। और प्रशासनिक रूप से एकता की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, नहीं। एकता की जो स्थापना है साथियों, याद रखिएगा, एकता को शुरू करने वाला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो था इल्तुतमिश। अब एकता होता क्या था? तो देखो, एकता का मतलब है भूमि का एक टुकड़ा, जो कि विभिन्न राजनीतिक और सैनिक यानी प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार के द्वारा एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। उस भूमि के टुकड़े को आप एज अ सैलरी यूज करेंगे,
फिर आपको कोई मंथली सैलरी नहीं दी जाएगी। इस व्यवस्था को कहा जाता था इक्ता प्रणाली। इस प्रणाली को शुरू करने वाला व्यक्ति था इल्तुतमिश, लेकिन बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसने कहा मैं आपको नगद वेतन दूंगा, और उसने इल्तुतमिश की इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तैमूर लंग ने सुल्तान दारा शिकोह के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट भाई बिल्कुल गलत है। क्यों? 1398 में दारा शिकोह था ही नहीं। दारा शिकोह तो औरंगजेब के समय में था, 1700 के आसपास। ठीक है, तो जब तैमूरलंग भारत पर हमला कर रहा है उस समय शासन था नासरुद्दीन महमूद का। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, शाहजहां ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया। ये बात बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। ये भी ठीक है। और प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली तबरेजी जहांगीर के साथ भारत आया था? नहीं, सैयद अली तबरेजी जो है वो जहांगीर के साथ भारत नहीं आया था, बल्कि वो भारत आया था हुमायूं के साथ। ध्यान रखना, हुमायूं। तो यहाँ पर पहला और चौथा गलत है और दूसरा और तीसरा ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत की गई थी। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकबर ने इलाही संवत को शुरू किया था 1583 में। ठीक, अकबर द्वारा कश्मीर की प्रथम यात्रा की गई थी। मतलब इन्हें जो है क्रम से लगाना है। तो अकबर ने यात्रा की थी कश्मीर की 1589 में, पहली बार। अकबर ने दीन इलाही की स्टार्टिंग की थी 1582 में, याद रखना। और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में। अब इन्हें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा चौथा, 1563। चौथे के बाद क्या आएगा? चौथे के बाद आएगा साथियों 1582, यानी दीन इलाही की स्थापना। तो चौथा और फिर तीसरा, और उसके बाद आएगा 1582 यानी इलाही संवत की शुरुआत, और फिर आएगा सबसे पहले आएगा इसमें, यानी ऑप्शन आप इसका देखोगे तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले चौथा, यानी अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त किया 1563 में। उसके बाद नंबर आएगा तीसरा, यानी जो इसने पहली यात्रा की है, मतलब जो इसने शुरू किया है, साथियों। एक सेकंड, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो यार लिख दिया मैंने, ऊपर नीचे लिख दिया, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। चलिए देखिए, इलाही संवत की जो शुरुआत हुई है ये हुई है 1583 में। ठीक है, कश्मीर की जो पहली यात्रा है ये है 1589 में। दीन इलाही की जो स्थापना है ये है 1582 में। और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है इसने, जो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है ये किया है 1563 में। तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर समाप्त होगा, पहले नंबर पे आएगा 4। ठीक है, 1563 में। उसके बाद सीधे हम पहुंचेंगे कहाँ पे? उसके बाद पहुंचेंगे अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की 1582 में। उसके बाद पहुंचेंगे हम सीधे पहले नंबर पे 1583 में इलाही संवत, और उसके बाद कश्मीर की यात्रा 1589 में सबसे लास्ट में। तो 4-3-1-2 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में हुई है। दूसरा, भारत के अधिकांश धात्विक खनिज संसाधन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और तीसरा, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आपको बताना है। अब बताना है इनमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है 19 में। ठीक है, देखिए इसमें जो है दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में हुई, ये बात सच है। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज संसाधन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये स्टेटमेंट में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए क्योंकि चिनाब की लंबाई जो है, चिनाब की लंबाई सतलज से कम है। चिनाब की लंबाई जो है कम है, सतलज की लंबाई ज़्यादा है। और सतलज भी जो है सिंधु में जाकर के मिलेगी। तो मेरे हिसाब से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नहीं होनी चाहिए, सतलज होनी चाहिए।
ठीक है, आप लोग एक बार इसको जो है मेरे को बताइएगा आपके क्या विचार हैं। ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो मैं तो इसमें पहले और दूसरे के साथ जाऊंगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। अरावली अरावली भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तीसरा, अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्य राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैली हुई है। और चौथा, गुरु शिखर इसका सबसे ऊंचा जो है पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सही है। देखो, इसकी उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये भी सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरावली जो है ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखना। और तीसरा, अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्य राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से गुजरती है। नहीं, 4 राज्यों से नहीं गुजरती है भैया, ये 3 राज्यों से गुजरती है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो सही है, मतलब ठीक तो है, सही कह रहा है ये। ठीक है, ठीक है, 4 राज्यों, राजस्थान से जाती है, हरियाणा से जाती है, पंजाब से जाती है। ठीक है, पंजाब में नहीं जाती है, बस यही स्टेटमेंट हमें पकड़ना है यहाँ पे। देखिए, पंजाब में नहीं जाती, ध्यान रखना। अरावली श्रृंखला राजस्थान से है, हरियाणा से है, गुजरात से है और दिल्ली में है, पंजाब में नहीं जाती। अब इसने चूंकि पंजाब भी दे दिया तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, गलत हो गया ये। और गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत है अरावली का, ये भी सही है। ठीक है, ये पड़ता है राजस्थान में गुरु शिखर, माउंट आबू आपने सुना होगा, वो यही है। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाते हो ना, तो फिर आप मान के चलिए, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हो तो फिर आपको कोई फेल कर नहीं पाएगा, हम गारंटी लेते हैं इस बात की। आपने हमारी टेस्ट सीरीज में, चाहे वो हिंदी की हो या जीएस की हो, इसमें अगर आप बढ़िया स्कोर कर रहे हो, ठीक है, आप अगर जीएस में हमारे यहाँ पे 100 से प्लस जा रहे हो 140 में, तो मान के चलिए फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा आरओ का प्री पास करने से, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हम बहुत स्टैंडर्ड, आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत स्टैंडर्ड है। एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 फैक्ट जो है मिक्स करके पूछ रहा है, तो पूरी जानकारी का निचोड़ है ये। 21 देखो, कर्णप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम पर है। कर्णप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम पे, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी और भागीरथी के संगम पर है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विष्णुप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है, नहीं। विष्णुप्रयाग भागीरथी अलकनंदा के संगम पर नहीं है, बल्कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर है, नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है, तो ये भी गलत हो गया। धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर आपको क्या मिलेगा? धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर आपको विष्णुप्रयाग मिलेगा। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, तो रुद्रप्रयाग की हम बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। और नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है, नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग जो है साथियों, ये अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, चौथा और पांचवा। ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है? पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा बन रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, ये पंचप्रयाग है, ठीक है। और पंचप्रयाग आपको देखिए पता होने ही चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आपको ये थोड़ा सा आपको पता लग जाए, क्योंकि एग्जाम में आता है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे देवप्रयाग की। देवप्रयाग में मिलेगी भागीरथी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा तो आपको सब में मिलने वाली है, ध्यान रखना। देवप्रयाग में मिलेगी भागीरथी, अलकनंदा। कर्णप्रयाग में क्या मिलेगी? अलकनंदा तो देखो सब में रहेगी, तो वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। कर्णप्रयाग में एक अलकनंदा रहेगी और अलकनंदा के साथ मिल जाएगी अलकनंदा प्लस पिंडार, ठीक है। देवप्रयाग मैंने आपको बता ही दिया। विष्णुप्रयाग की अगर मैं बात करूं, विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग में एक रहेगी अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी, और अलकनंदा के साथ इसमें मिलेगी धौलीगंगा।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया विष्णुप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग के आगे बढ़ेंगे तो एक देख लो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या होगा, एक नदी रहेगी अलकनंदा, मैंने आपको पहले बताया, और दूसरी रहेगी मंदाकिनी। तो ये बन गया रुद्रप्रयाग, यानी अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेंगी, रुद्रप्रयाग में मिलेंगी। ठीक है, और एक इसमें और रह गया, वो है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग में आपको क्या मिलेगा, नंदप्रयाग में आपको मिलेगा एक तो अलकनंदा रहेगी और एक मिलेगी आपको नंदाकिनी। तो ये हो गए हमारे पंचप्रयाग। इन पंचप्रयागों को आप लोग याद रखिएगा, अक्सर करके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22। जम्मू कश्मीर में स्थित मिटांका दर्रा कश्मीर को चीन से जोड़ता है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में स्थित बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। तीसरा, उत्तराखंड में स्थित मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश में स्थित नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है। आपको बताना है इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो देखो, जम्मू कश्मीर में स्थित जो मिटांका दर्रा है ये कश्मीर को चाइना से जोड़ता है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हिमाचल में स्थित बड़ा लाचा दर्रा जम्मू को हिमाचल से जोड़ता है, ये भी ठीक है। उत्तराखंड में स्थित मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सही है। लेकिन अरुणाचल में स्थित नाथुला, तो पहला तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखना। नाथुला जो दर्रा है सिक्किम में है, सिक्किम। तो ये वाला गलत है, बाकी 1 2 3 इसमें सही है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये देखिए हिमालय का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, ऐसे बोल रहा है। दूसरा, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। असम हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। और पंजाब हिमालय काली और तीस्ता के बीच में। इनमें आपको सही बताना है, सही। तो सही है केवल इसमें ऑप्शन बी, बाकी सब गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर ही मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे याद रखिएगा। नदियों के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है, नदियों के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे मिलता है, हमें चाहे तो हम इसे पंजाब हिमालय कह लें या कह लें कश्मीर हिमालय। तो पंजाब हिमालय किसके बीच मिलेगा, सिंधु से सतलज। सिंधु से सतलज के बीच आपको मिलेगा पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा कुमायूं। कुमायूं पड़ेगा सतलज से काली। इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा नेपाल, नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता। ठीक, और नेपाल से आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा असम। असम पड़ेगा तीस्ता से ये पड़ेगा और कहाँ तक जाएगा, ब्रह्मपुत्र तक जाएगा। तो ये आपको चारों याद रखना, कौन सा हिमालय कहाँ पर है, किन नदियों के बीच में है, पेपर में आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता रहता है, तो फिर आपको पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लो, तो इनमें से अगर आप देखोगे तो केवल दूसरा ही तो सही है। अब नेपाल हिमालय कह रहा है तीस्ता और दिहांग के बीच में, नहीं, नेपाल हिमालय किसके बीच में है, नेपाल हिमालय आपको मिलेगा सतलज से, नेपाल हिमालय मिलेगा आपको अरे अभी तो मैंने बताया ऊपर देखो, नेपाल हिमालय आपको मिलेगा काली से तीस्ता के बीच में। कुमायूं हिमालय सतलज से काली के बीच में, ठीक है। असम हिमालय की मैं बात करूं तो असम हिमालय कहां से कहां तक मिलेगा, असम हिमालय आपको मिलेगा तीस्ता से दिहांग या सतलज। और पंजाब हिमालय कहां से कहां तक मिलेगा, पंजाब हिमालय मिलेगा सिंधु से लेकर सतलज के बीच में, याद रखना। 24 देखिए, एक तरफ क्रांतियां दी हुई हैं, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और कह रहा है गलत बताओ इनमें से। इंद्रधनुष क्रांति फल और शहद से संबंधित है। दूसरा, कृष्ण क्रांति खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा तथा उर्वरक से संबंधित है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित है। तो देखो, इसमें जो पहला ऑप्शन है इंद्रधनुष क्रांति, यही गलत है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध फल और शहद उत्पादन से नहीं है।
इंद्रधनुष क्रांति का मतलब है कि खेती को लेकर के, कृषि को लेकर के जितनी भी क्रांतियां चल रही हैं सबको हम मर्ज करके एक जो है पूरा प्रोग्राम चलाएंगे सबको एक साथ, उसको हम कहते हैं इंद्रधनुष क्रांति। तो ये वाला गलत है। अच्छा, फल और शहद की स्पेशल हम बात करें कि फल और शहद के उत्पादन से कौन सी क्रांति जुड़ी है, तो इसे हम कहते हैं सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है भाई? स्वर्ण क्रांति का संबंध है साथियों फलों के उत्पादन से। ठीक है, बाकी जो है देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण क्रांति, भूरी क्रांति, अमृत क्रांति। इसके अलावा कुछ गोल क्रांति है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, एक होता है गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन। तो गुलाबी क्रांति का संबंध मांस या झींगा मछली के उत्पादन से होता है। ठीक है, एक होती है इसमें, ठीक है, एक होती है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति जो है वो टमाटर के उत्पादन से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक होती है इसमें रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। तो इनको भी आप लोग एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अमृत क्रांति याद रखना, नदियों को जोड़ने से है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, शारदा नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है और नीलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और यारलुंग सांगपो लद्दाख में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये घाटी तो ठीक है, सांगपो घाटी है, लेकिन ये सांगपो घाटी ब्रह्मपुत्र ने बनाई है, ये भी ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ ब्रह्मपुत्र लद्दाख में कहाँ बहती है? ब्रह्मपुत्र लद्दाख में जाती भी है क्या? लद्दाख में जो रिवर बहती है वो तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र कहाँ है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एक्चुअल में ये जो घाटी है, ये तो घाटी का नाम भी ठीक है, रिवर का नाम भी ठीक है, बट लोकेशन गलत है। ये जो यारलुंग सांगपो जो घाटी है ये तिब्बत में है, ध्यान रखना, ये तिब्बत में है, लद्दाख में नहीं है। आगे देखिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। क्या ये सही है? सही है। मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि में है। ठीक है, कोच्चि में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। नागपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भोपाल में है। नहीं, ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर में, राजस्थान। और ये तो आप ऐसे ही समझ लो ना, शुष्क बागवानी, जहाँ पर पानी कम होगा वही तो जगह शुष्क होगी। भोपाल में कहाँ पानी कम है? और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, क्या ये बीकानेर में है? नहीं, ये भोपाल में है। तो नीचे वाले दोनों गलत हैं और ऊपर वाले तीनों सही हैं, ध्यान रखना। तो 1, 2, 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दो हैं जो नीचे वाले, इनको ऊपर नीचे कर दिया, इनको आप देख लेना। एक तरफ दी हुई है स्थानांतरित कृषि और दूसरी तरफ दिया हुआ है उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र। चलिए, आपको मिलाना है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए, हुमा नाम की जो कृषि है ये होती है इंडोनेशिया में, मिल्पा होती है मैक्सिको में, रोका होती है ब्राजील में और कोनको होती है वेनेजुएला में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके अलावा और भी कई टाइप की स्थानांतरित कृषि होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक होती है मसोले जो स्थानांतरित कृषि है ये होती है जायरे में, याद रखना। हुमा मैंने बताई दिया, मिल्पा बताई दिया, रोका आपको बताई दिया, कोनको मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इंडिया में भी होती है। इंडिया में क्या बोलते हैं इसको? इंडिया में हम इसे बोलते हैं, इंडिया में कहा जाता है इसे स्थानांतरित कृषि। ठीक है, या फिर इसका जो फेमस नाम है, बिल्कुल अभी मेरे बिल्कुल जुबान पे था बट अभी मैं बोल रहा हूँ तो वो मुझसे मिस हो रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं झूम। ठीक है, हाँ, इंडिया में झूम भी बोला जाता है। केरल में इसे बोलते हैं कुमारी। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है और ये सारे के सारे नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्यापार की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे व्यस्त महासागर है? आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि प्रशांत महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त नहीं ये करेक्ट नहीं, ये गलत है। ये व्यापार की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे व्यस्त नहीं है भाई। व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी जो ओशन है वो है अटलांटिक, ध्यान रखना। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजी है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग संधि कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये बात सच है। सामान्यतः 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है, ठीक है, क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढलान वाली पहाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत कहते हैं। और पृथ्वी की सतह पर एक परत क्रोड मुख्य रूप से निकेल और लोहे की बनी होती है जिसे नीफे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। धरती का जो कोर है वो बना है निकेल और लोहे से, इसीलिए उसे नीफे भी कहा जाता है। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, नी और फे। नी का मतलब है निकेल, एफी का मतलब है लोहा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला गलत है। और पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा अटलांटिक महासागर, ना कि प्रशांत। 29 देखिए, जलवायु विज्ञान के अनुसार अपेक्षाकृत कम वायुदाब वाले क्षेत्रों को अवदाब कहा जाता है। 29, ठीक है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटोलॉजी, एरियाज विद द रिलेटिवली लो एयर प्रेशर आर रेफर्ड टू एज डिप्रेशन। ये ऐसा बोल सकते हैं इसको, क्या ये बात सच है? तो ये बात बिल्कुल सच है। फ्रेड हॉयल ने एक रूपता की संकल्पना का प्रतिपादन 1785 में किया? नहीं। ये जो एक रूपता की संकल्पना है, ठीक है, इसको देने वाले व्यक्ति हैं जेम्स हट्टन। जेम्स हट्टन, ठीक। तो ये गलत हो गया। धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नव तारक सिद्धांत के प्रतिपादक सर जेम्स हट्टन और लिल्टन थे। तो देखो इसमें जो ये वाले नाम लिखा है ये तो सही है, बट जेम्स हट्टन नहीं थे। जेम्स हट्टन की जगह पे थे फ्रेड हॉयल, ये जो ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है? इसमें केवल पहला और तीसरा करेक्ट है, बाकी दो गलत है, ठीक है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो, ठीक। अच्छा एक सवाल और देख लेते हैं, पूरे 30 करते हैं। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना का सिद्धांत ऑटो श्मिड ने वर्ष 1949 में दिया था। आपको बताना इनमें से गलत कौन सा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने सन 1905 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। ये भी ठीक है। 26 दिसंबर 2008 को आई सुनामी में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट लगभग डूब गया था। ये गलत है। देखिए बाकी तो सब ठीक है इसमें कि हाँ डूब गया था, अभी भी डूबा हुआ है, कभी आप गूगल मैप पे देखना डूबा मिलेगा। बट यहाँ जो डेट दे रहा है ना 2008 वाली, ये गलत है। ये जो सुनामी आई थी ये 2004 में आई थी, 2008 में नहीं आई थी। 2008 में तो जो है डिप्रेशन आया था, ठीक है, रिसेशन जिसे हम कहते हैं वो आया था, तो सुनामी नहीं आई थी। और आगे जो है इसमें सिक्किम की सीमा 3 देशों नेपाल, चीन और भूटान से लगती है। क्या स्टेटमेंट गलत है या सही है? तो देखिए बिल्कुल याद रखिएगा, सिक्किम की जो सीमा है 3 देशों से लगती है, नेपाल, चीन और भूटान। तो ध्यान रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। केवल एक क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन सी वाला ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक ऑप्शन को। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए तो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।